I hope आप सभी अच्छे होंगे and you have watched my earlier lectures which I have given you regarding means brainstorming sessions in which we are discussing each and every questions of UPSC. Firstly we have discussed the questions from GS3 that is agriculture. GS3 से हमने सब्जेक्ट उठाया था एग्रीकल्चर. On that we have discussed 5 to 6 questions and in the similar way and this week we have picked subject from GS2 that is polity and we have discussed 5 to 6 questions from polity and I tell you कि कौन कौन से repeated themes हैं जो UPSC कंटिन्यू पूछ रहा है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम इन दिस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू आर रोड मैप. ब्रेक डाउन करूंगा GS2 का सिलेबस, हाउ यू कैन स्टडी, कौन कितने मार्क्स लाता है, किस टॉपिक का कितना वेट है, पहले वो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अब फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे. स्पेसिफिकली ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी ये नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे होगी. आई मेंशन PYQs ऑल्सो, 4 से 5 PYQs आई मेंशन एंड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर you will be able to solve each and every PYQ which has been asked in UPSC. ठीक है, तो बिगिन करते हैं. लेक्चर थोड़ा लंबा होगा आई गेस एंड आई ट्रस्ट मी दैट वी विल कवर दिस सिलेबस इन वेरी डिटेल. हर एक चीज जो कि मेंस में पूछी जाती है वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर. तो अगर मैं बिना टाइम वेस्ट करे GS2 का एग्जाम स्टार्ट करूं तो बेसिकली GS2 में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं. एक हमारा सब्जेक्ट हो गया पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फिर आता है एक हमारा गवर्नेंस. ठीक है, एक आता है हमारा सोशल जस्टिस एंड एक आता है हमारा देन इंटरनेशनल रिलेशन. अगर मैं वेटेज की बात करूं तो पॉलिटी का वेटेज इसमें 40 से अराउंड 45% होता है. ठीक है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का. फिर गवर्नेंस की बात करूं तो गवर्नेंस का वेटेज रफली अराउंड होता है मेरा 15 to 20%. सोशल जस्टिस का अगर मैं वेटेज करूं तो इसका भी वेटेज अगर मैं बोलूं तो इसका भी इतना ही होता है, 15 से 25% आप मान के चलिए. अगर इंटरनेशनल रिलेशन का वेटेज करूं तो मैं इसका वेटेज होता है समटाइम्स अराउंड 20% एंड समटाइम्स अराउंड 30%. ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल आपका GS3 का GS2 का वेटेज. ओवरऑल आपको पेपर पता है कि 250 मार्क्स का होगा. ठीक है, एंड आप अगर 50% अराउंड इसमें मार्क्स ला रहे हैं तो आपके ग्रेटर चांसेस हैं सक्सेस के. ठीक है, अब मैं पॉलिटी को डिकोड करता हूं कि ओवरऑल पॉलिटी में क्या है. अगर आप प्रायोरिटी दें कि आपको इसमें प्रायोरिटी में अगर मैं बताऊं आपको तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को. इजीली आप स्कोर भी कर सकते हैं, इसमें स्कोरिंग है. एंड देन आप जाइए IR की तरफ. ठीक है, एंड देन आप जाइए गवर्नेंस की तरफ एंड देन आप जाइए सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग. ठीक है, यहाँ पे IR, यहाँ पे पॉलिटी. ठीक है, इस बेसिस में आपको प्रायोरिटी देनी है. ठीक है, पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल 50% अराउंड आता है और गवर्नेंस और सोशल जस्टिस मिला के 25% होगा. ठीक है, ठीक है, समझ गए. ये है ओवरऑल. IR का 25 से 30% रहता है. ये वेरी करता है हर साल. इस साल देखते हैं मेंस में कैसा आता है. एंड अगर मैं आपको बेसिकली पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊं तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा रफली अराउंड आएगा 110 से 130 मार्क्स का. ठीक है, इतना तो हर साल आता ही आता है. अगर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें से जो UPSC हर साल थीम रिपीट हो रही है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको वी विल डिस्कस टुडे. ठीक है, हर एक चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में एकदम केस लॉस के साथ. ठीक है, फिर अगर मैं बताऊं तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा पार्लियामेंट. फिर अगर मैं बताऊं तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा जुडिशरी. यह मेंस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं. फिर जुडिशरी की बात मैं करूं तो फेडरलिज्म एवरग्रीन टॉपिक है, हर साल आया है. ठीक है, फेडरलिज्म के बाद अगर मेरा आ जाएगा तो इलेक्शन कमीशन पे आता है. इलेक्शंस लिख लीजिए. इलेक्शंस के बाद अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेरा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के रिगार्डिंग. ठीक है, एंड देन अगर मैं लास्ट में बात करूं तो आता है मेरा अमेंडमेंट के रिगार्डिंग. तो ये हमने करा की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अलग चीजें भी हैं और चीजें भी हैं बट मैंने आपको मेजोरिटी में जो की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आई प्रोवाइड यू द लिस्ट हियर ओनली. ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ. ठीक है, तो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. ये मैंने क्वेश्चंस मेंशन करे हुए हैं जिसको आप जब ये लेक्चर पूरा हो जाए आप इसको ट्राई करना सॉल्व करने की एंड यू विल गेट टू नो कि आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं. ठीक है, इजीली एकदम. ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको अपलोड करना. अगर किसी को दिक्कत है तो आई ऑलरेडी डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट करा है. ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में. ठीक है, ये है हमारा पहला चैप्टर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख गया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ. हम ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे. सबसे पहले आपको मैं कुछ कोट्स देता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जिनको आपको कोट कर सकते हो इंट्रो में या
कंक्लूजन में मुझसे लोग पूछ भी रहे थे कि भाई आप ये जो कोर्ट्स और केस लॉज ला रहे हैं ये कहाँ से ला रहे हैं, आपको इतने सारे याद कैसे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने इनका एक चार्ट बना रखा है एंड ये मुझे टाइम के साथ साथ धीरे धीरे याद होगा। सो इन दिस लेक्चर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज दे दूंगा, ठीक है, जितने भी पूछे गए हैं। आप ये देखना कि आप एक केस लॉ को कैसे 2-3 टॉपिक्स में एक साथ डाल सकते हैं। तो आप पहला कोट आपको मैं बता रहा हूँ बी आर अम्बेडकर जी का है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग आया तो आप ये लिख देना। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड देन उसके बाद आप एक कोड लिख देना। कोड डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। इनका एक कोड था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ, it is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age, ठीक है। आप ये कोट कहीं भी कोट्स कर सकते हैं जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस की बात हो, ठीक है, ठीक है ना। एक कोट और है इनका, आप इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं जहां पे आपसे वे फॉरवर्ड की तरह पूछा हो या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हो तो वहां पे आप लिख सकते हैं। ये भी बी आर अम्बेडकर जी का ही है। तो बेसिकली ये है कि कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो, अगर उसको इंप्लीमेंटिंग करने वाली अथॉरिटी अच्छी नहीं होगी तो वो बेकार ही प्रूव होगा। और हाउएवर कितना भी बुरा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो, अगर उसको इंप्लीमेंटिंग करने वाली अथॉरिटी अच्छी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अच्छा ही होगा, ठीक है। दूसरा कोट ये है, हाउएवर गुड कॉन्स्टिट्यूशन, गुड कॉन्स्टिट्यूशन में बी if those who are implementing जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, those who are implementing are not good, those who are implementing are not good, ठीक है, it will be proved to be bad, proved to be bad, ठीक है। फिर एक लाइन और लिख सकते हैं, however bad a constitution may be if those implementing it are good, implementing it are good, implementing it are good, it will prove to be good। तो समझ गए आप, ये दो कोट्स हैं, आप इनको कोट कर सकते हैं कहीं भी। तो कोट आपको मैंने बता दिए। तो सबसे पहले बिगिन करते हैं, पॉलिटिकल लेक्चर पहला है तो कॉन्स्टिट्यूशन से हम इसकी शुरुआत करेंगे कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। ये आपको मेंस में बहुत हेल्प करेंगे। हम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन ही कर रहे हैं, ना कि बुक उठाई और पढ़ने लग गए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप सबसे पहले या तो इनमें से कुछ पिकअप कर लेना, या आपको बेसिकली पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम लॉ है लैंड का, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। और क्या लिख सकते हैं आप, और आप लिख सकते हैं कि फाउंडेशनल लॉ है, लॉ है, ठीक। और आप लिख सकते हैं कि इवॉल्व होता रहता है ऑर्गेनिक नेचर में। इवॉल्व कैसे होता है, जुडिशियरी डिसीजन से, अमेंडमेंट से। तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। फाउंडेशनल लॉ का मतलब क्या होता है कि फाउंडेशनल लॉ है ये, जैसे आप कोई भी फाउंडेशनल कोर्स वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग से इनिशियल से लेकर फाइनल तक का पूरा डिसीजन कोचिंग वगैरह का ही रहता है। तो सेम ये फाउंडेशनल लॉ है, मतलब इसके बेसिस पे ही अदर लॉज जो है वो कंस्ट्रक्ट करे गए हैं या एनफोर्स करे गए हैं, ठीक है। समझ गए फाउंडेशनल लॉ का मतलब। तो ये है बेसिकली फाउंडेशनल लॉ का मतलब, ठीक है। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो मेरा है वो है क्या है, लीगल पॉलिटिकल रूल्स आते हैं इसमें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट है लीगल पॉलिटिकल रूल्स का। कौन कौन से रूल्स आते हैं इसके अंदर, लीगल पॉलिटिकल रूल्स। तो आप तो पहला आ जाएगा इसमें कि ये बाइंड करता है, बाइंड ऑल स्टेट एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। सारे स्टेट एक्टर्स जितने भी होगा, स्टेट एक्टर्स कौन कौन से हो गए, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया, इन सबको बाइंड करके रखता है। इंश्योर करता है कि सुप्रीमेसी जो हो कॉन्स्टिट्यूशन की हो, ठीक है, इनकी सुप्रीमेसी ना हो, इनकी ऑटोनॉमी ना चले। तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है। रूल्स आ गए ये कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स हैं, ठीक है। और क्या करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है मेरा वो डिफाइन करता है फ्रेमवर्क, डिफाइंस करता है फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क किसका डिफाइन करेगा, गवर्नमेंट का, ठीक है। तो गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क डिफाइन करता है। ओवरऑल इसका मतलब क्या है कि कैसे डिफाइन करेगा फ्रेमवर्क, उसको स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करेगा, कि उसको फंक्शंस देगा, उसका प्रोसीजर सेलेक्ट करेगा, उसकी राइट्स देगा, उसकी ड्यूटीज देगा सिटीजन्स को। तो ओवरऑल ये है इसका मतलब, ठीक है। और तीसरा देखिए आप कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब कि सेंट्रल के पास ज्यादा पावर नहीं रहेगी और डिसीजन मेकिंग देता है अथॉरिटीज को। इसका आप सीधे सीधे एग्जांपल कोट कर दीजिए कि 7 शेड्यूल, ठीक है।
लिस्ट है ना 7 शेड्यूल में, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने सेट कर रखे हैं हमारे फंडामेंटल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। आप इसमें क्या कोड कर सकते हैं, फंडामेंटल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एस्टैब्लिश करते हैं गवर्नेंस को, ठीक है, ये एस्टैब्लिश करते हैं गवर्नेंस को स्टेट की। आप इसमें सीधा सीधा एग्जांपल लिख लीजिएगा, एग्जांपल प्रीएम्बल, ठीक है। अब अगला बात करिए, और क्या होता है इसमें कि, और क्या होगा इसमें, और बोलता है ये कि डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड को एक इंश्योर करता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड को इंश्योर करता है, ठीक है। एंड और क्या लिख सकते हैं आप कि, और लिख सकते हैं इसमें कि अमेंडमेंट्स के लिए भी स्पेशल प्रोसीजर्स हैं, अमेंडमेंट्स के लिए भी स्पेशल प्रोसीजर हैं, ठीक है। एक हो गया जैसे कि जैसे 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 इसमें आ गया, हाँ, स्पेशल मेजोरिटी आ गई और सुपर मेजोरिटी आ गई, रेफरेंडम आ गया। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है कि कुछ लॉज को इजीली ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू ऑल्टर कर सकते हैं और कुछ लॉज को सुपर मेजोरिटी के थ्रू कर सकते हैं। रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिजर्व करा जाए, उसका ढांचा वगैरह ना चेंज करा जाए, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्रिटिसाइज भी करा गया है। क्रिटिसाइज कैसे करा गया है, क्रिटिसाइज करा गया है बोल के कि ये जो ये है मेरा, ये है बैग ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है, इसको क्रिटिसाइज करा है बोल के कि ये है बैग ऑफ बोरोइंग्स। अब इसमें कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मेरे फेवर में होंगे, मतलब कि हाँ ये बैग ऑफ बोरोइंग्स है। तो आप अगर ऐसा कुछ भी दिखे आपको तो सबसे पहले आप इसमें कोड करते हुए चलते रहना, आप बढ़िया तरीके से लिखिए ना आंसर। आप लिखिए इसमें कि ये सबको पता होंगे, बस स्ट्रक्चर नहीं पता लोगों को, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं भाई वो मैंने बोरो करी गई हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और आप इसमें ऐसी चीज़ें मेंशन करते हुए चलिए, जो डीपीएसपीज हैं वो मेरे आए हैं आईआरएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और तीसरा लिखते हुए चलिए कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसी के साथ साथ मेरा जो बाई कैमरल लेजिस्लेशन है और रोल जो है मेरा प्राइम मिनिस्टर का, वो सब मेरा आए हैं ब्रिटिश मॉडल से, ठीक है, ब्रिटिश मॉडल से। और चौथा आप लिख लीजिए इसमें जो आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो भी मेरा आया है कहाँ से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, इमरजेंसी के प्रोविजन जो हैं वो मेरे आए हुए हैं वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और छठा मेरा आ जाएगा क्या कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है मेरी वो मेरी आई हुई हैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सातवां आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जो कॉन्करेंट, इवन जो कॉन्करेंट लिस्ट है जो 7वें शेड्यूल में है वो तक मेरी आई है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड आप आठवां लिख दीजिए कि जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है वो तक आया है मेरा कहाँ से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए कि जो प्रूव करते हैं कि ये है बैग ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है। अब इसके जो क्रिटिसाइज करा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा, इतने बेवकूफ तो होंगे नहीं कि सेम सेम चीजें उठा के छाप दें। तो इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स लिखिए आप, ठीक है, इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में जाएंगे। सबसे पहले इसमें आप कोट करना बी आर अम्बेडकर जी को। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि नोबडी होल्ड्स, कोई भी होल्ड नहीं करता था एनी पेटेंट राइट्स, एनी पेटेंट राइट्स इन फंडामेंटल आइडियाज, इन फंडामेंटल आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई भी होल्ड नहीं करता था उस टाइम पे पेटेंट राइट हमारे आइडियल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो अब स्टार्ट करिए आप कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में जो आता है कि वो आता है कि पूरा सेम टू सेम हमने कॉपी पेस्ट नहीं करा है, हमने वो प्रिंसिपल्स लिए हैं जो गाइड करते हैं और जो अडॉप्ट करे गए हैं इंडियंस द्वारा कि वो एकोमोडेट हो सकें और लोकल रियलिटीज को फेस कर सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसका सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करा है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं बड़ा वाला बढ़िया सा एकदम, कि जो फेडरलिज्म है। अब मैं आपको बताऊं कि इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में जो हमारा होता है वो होता है कि क्वासी फेडरल नेचर है। क्वासी फेडरल नेचर का मतलब होता है कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू स्टेट। अब ऐसा क्यों कहा गया, इसके पीछे भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जब फेडरलिज्म को पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं तो जो यूएसए में है, यूएसए में है मेरा ट्रू फेडरलिज्म, ठीक है। एक बात बोलूं तो सीधा सीधा इंडिया को कहा जाता है कि इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, मतलब यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, आप स्टेट्स को तोड़ सकते हैं। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 इसके बारे में बात करते हैं, जो हम उसको डिस्कस करेंगे तो हम उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। और ट्रू फेडरलिज्म का मतलब ओवरऑल इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि इसका यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टेबल है और स्टेट भी इंडिस्ट्रक्टेबल है। समझ गए। तो हमने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मॉडल नहीं करा है, हमने अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को अडॉप्ट करा है, ठीक है। अब आप देखिए कि
कि जो इंडिया की जो वैल्यूज थी, जैसे कि हो गई इंडियन वैल्यूज, जैसे कि एग्जांपल मैं दूं आपको, इक्वलिटी हो गई, और क्या हो गई, इक्वलिटी हो गई, फ्रेटर्निटी हो गई, लिबर्टी हो गई, और मेरी हो गई, जैसे रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। इनका जो ओरिजिन है ये हम अभी से फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनका जो ओरिजिन है वो इंडियन हिस्ट्री से है। इंडियन हिस्ट्री में ऑलरेडी मेंशन है, इंडियन हिस्ट्री और स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी मेंशन है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, यू कैन कोट इट, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसा मौका कहीं नहीं मिलेंगे। कि पहला इसमें कोट कर सकते हैं आप कि जो मेरा सेकुलरिज्म है वो बहुत पहले से चल रहा है। हम बहुत पहले से बोलते थे कि हमारे वहाँ सर्व धर्म संभव, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि जो इक्वलिटी का प्रिंसिपल है, जो आज की डेट में आर्टिकल 14 to 18 है, ठीक है, ये भी बहुत पहले से सॉल्व कर रहे हैं। ये इंस्पायर हुआ है कहां से, ऋग्वेदा से, इंस्पायर्ड फ्रॉम ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में पहले से है क्या, यूनिटी का आइडिया, ठीक है, आइडिया ऑफ यूनिटी पहले से है। और ऋग्वेद में ये तक मेंशन है इवन कि डिस्क्रिमिनेशन जो है कास्ट और बर्थ पे जो बेस होगा वो नहीं होगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और आपको मैं बताऊं आप क्या लिख सकते हैं इसमें, और जो ये लिबर्टी का और प्रॉपर्टी का राइट आप बोल रहे हो ना, ये ऑलरेडी मेंशन था हमारा अर्थशास्त्र में, ठीक है, ये है मेरा मेंशन अर्थशास्त्र में। और जो ये सभा डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस है ना, ये मेरी कहां से आई है एक हिसाब से, सभा एंड समिति ऑलरेडी पहले से होती थी हिस्ट्री में, ठीक है, एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन है, ये रिफ्लेक्ट करती थी उस टाइम की ये थी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, तो ये भी मेरी ऑलरेडी मेंशन है। और एक और बोल दो कि 5 तो लिखोगे कम से कम। एक जो रिपब्लिक का कंसेप्ट है ये भी पहले से मेंशन है, ठीक है, ये कहां से आया है, ये आया है महाजनपदास से। और ईगोग्राफी वगैरह हुआ करती थी ना उस टाइम, ग्रेट असेंबलीज वगैरह, तो ये उस टाइम पे मेंशन था, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, 2 पॉइंट आपको मैंने इसमें बताया, इसमें 5 पॉइंट ऑलरेडी हो गए, ठीक है। तो ये हो गया ना आपका पूरा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं है कि इंडियाज की हिस्टोरिकल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी हिस्ट्री को ऑलरेडी दर्शाती थी, वहां से ली गई है, ठीक है। अब जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अब जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अब जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है मेरा लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो ये बोला था विल्सन थे एक, उसने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग होना चाहिए, स्ट्रक्चर में भी और प्रैक्टिसेस में। क्यों, क्योंकि लिविंग नहीं होगा तो आज के टाइम को कैसे डील करेगा। आप देखिए ना 1947 के टाइम में तो बहुत अलग टाइम था, अगर करंट 2026 की बात करें तो आज के टाइम पे बहुत अलग टाइम है, ठीक है। तो बैलेंस कैसे बनता, बैलेंस बनाने के लिए बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसके लिए है मेरा आर्टिकल 368, ठीक है। और आप बोल सकते हैं इसमें आप और क्या क्या कर सकते हैं कि लिविंग नेचर कैसे आया, कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुई, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुई। जैसे आप बोलिए कि आर्टिकल 21 में आज की डेट में राइट टू प्राइवेसी को डाल दिया, इवन मेंस्ट्रुअल वाला केस भी डाल दिया, क्लाइमेट चेंज को आ गए, बहुत सारे केसेस आ गए। और एक चीज इसमें वो भी होती है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये बताती है कि कंटिन्यूटी तो रखो रखो, पर कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज को हार्म ना करो, ठीक है। ये बोलता है मेरा कि कंटिन्यूटी तो रखो बट कोर जो वैल्यूज हैं उनको हार्म ना हो जाओ, ठीक है। और कैसे एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोल दो, एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये कैसे हुआ है। जैसे आर्टिकल 21 में अब आ गया कि राइट टू एजुकेशन जो था वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, आर्टिकल 21A का पार्ट है, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है वो भी राइट टू लाइफ है। सबसे पहले आप फंडामेंटल राइट को ऐसे ही बता दीजिए ना, आर्टिकल 21 का बड़ा एग्जांपल लेके, जो सबसे पहले केस था, क्या नाम था उस केस का, यार नाम नहीं आ रहा, ए के गोपालन केस, ए के गोपालन ही था मेरे ख्याल से। ए के गोपालन केस में जो लाइफ की डेफिनेशन थी वो सिंपल थी, लाइफ को बोला गया था कि एग्जिस्टेंस है एनिमल लाइफ के बराबर, ठीक है। फिर जो मेनका गांधी केस आया मेरा, उसमें बोला गया, क्या बोला गया कि लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। नॉर्मल लाइफ तो एनिमल भी रह रही है, पर जो ह्यूमन लाइफ है उसको डिग्निटी के साथ रहना है। तो ऐसे इवोल्यूशन नेचर हुआ, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। 3 पॉइंट लिख लिए। चौथा पॉइंट है बैलेंस रखना होगा हमें, बैलेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंजेस, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा कि जैसे जैसे हम मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न इश्यूज आ रहे हैं, जैसे प्राइवेसी का इशू आया, होमोसेक्सुअल इशू आया नवतेज सिंह जौहर केस में, तो हमने ये देखना है कि हम कोर वैल्यूज को हार्म तो नहीं कर रहे हैं। कोर वैल्यूज कौन कौन सी हो गई, जैसे सोविजनिटी हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, सेकुलरिज्म हो गया, इक्वालिटी हो गई, ये सारी कोर वैल्यूज हैं। हमने ये देखना है कि चेंज के साथ साथ हम अपनी कोर वैल्यूज को हार्म ना करें। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने दिया, चेंज जो है नेसेसरी है, वो लाइफ का भी पार्ट है कि चेंज होना नेसेसरी है, ठीक है। अब एक 5वां पॉइंट यहीं पे लिख दो कि रेस्पॉन्सिव टू डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन। आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें सीधे सीधे लिखिए कि जैसे अगर हिस्टोरिकल में बात करी जाए तो वुमेन्स का रोल कम होता था, पर आज के टाइम में जब 106 अमेंडमेंट एक्ट आया 2023 में, उसने रिजर्वेशन रखा वुमेन्स के लिए,
106 CAA 2023। इसने क्या करा, रिजर्वेशन रखा वुमेन के लिए पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में, ठीक है। तो देखिए आप कैसे कैसे चेंज होता जा रहा है, पहले कैसा था और आज की डेट में कैसा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस की इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस। तो सबसे पहले आप देखिए कि अमेंडमेंट प्रोसेस बहुत है, मतलब ओवर यूज होता है अमेंडमेंट्स का, ओवर यूज ऑफ अमेंडमेंट्स। अगर मैं आपको बताऊं कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब तक खाली 27 बार अमेंड हुआ है, एज कंपेयर टू अगर मैं इंडिया का बताऊं तो 100 से भी ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो एक्सेसिव अमेंडमेंट है, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्या हमारी जो उन्होंने कोर आइडियाज वगैरह डाले थे क्या वो इतने वीक थे कि इतना ज्यादा अमेंडमेंट करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। कई लोग बोलेंगे कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और कई फैक्टर्स हैं अलग अलग, बट ओवर यूज तो हो रहा है अमेंडमेंट्स का, स्पेशली इन रिजर्वेशन पॉलिसीज, जैसे 77 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 81 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 85 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 103 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक है। तो ठीक है ना, आपका इतना समझ गया ना। हाँ, दूसरा लिमिटेशन क्या है कि जुडिशियरी का जुडिशियल ओवररीच, ये चैलेंज टाइप का भी आ जाएगा, ठीक है। जुडिशियल ओवररीच, कई बार ऐसा होता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में भी घुस जाती है और लेजिस्लेचर में भी घुस जाती है। जैसे अभी जो रीसेंट केस था तमिलनाडु गवर्नर का केस 2025 का ही है, जुडिशरी ने अपनी ओवररीच कर दी थी इसमें, ठीक है। और तो और एनजेएसी जजमेंट में भी हो गया था। ये आपको आई गेस मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पॉलिटी एक बार पढ़ी हुई है, आप खाली ब्रेन स्टॉर्मिंग लेक्चर देखने आए हैं। मैं हर एक चीज को अब डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। आपको मैं इसमें बता रहा हूं कि आपने ओवरऑल आंसर राइटिंग कैसे करनी है। अब मैं तीसरा बोलूं, तीसरा आ जाएगा कि एम्बिग्यूटी हो रही है, एम्बिग्यूटी इन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो ये कैसे हो रही है कि जो ये डॉक्ट्रिन है ये बहुत वेग है और जज के पास ये पावर है इसका स्कोप डिसाइड करने की, ठीक है। कई कई बार इससे अनसर्टेनिटी सी भी हो जाती है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो चौथा पॉइंट आ जाएगा कि एक टेंशन बनी रहती है हमेशा बिटवीन फ्लेक्सिबल नेचर की और स्टेबिलिटी की। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दे देता हूं मैं इमरजेंसी का, जो इमरजेंसी प्रोविजंस 1975 में यूज करे गए थे, ठीक है। इसने बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो वीक कर सकती है, ठीक है। मतलब इजीली इमरजेंसी प्रोविजंस लगा दिया था ना 1975 में। आपको इसकी पूरी हिस्ट्री पता होगी। और आप पांचवा लिख सकते हैं इसमें, आप लिखिए सोशियो इकोनॉमिक गैप। भले ही डीपीएसपीज हैं, डीपीएसपीज में है हमारा कि न्यूट्रिशन देना होगा, राइट टू वर्क है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है और अलग अलग स्कीम्स भी हैं, मनरेगा, एनएफएसए। बट आप रियलिटी में देखिए कि इकोनॉमिक्स गैप्स कम नहीं हो रहा है, इवन बढ़ रहा है, इतने सारे प्रिंसिपल्स होने के बाद भी, ठीक है। मनरेगा में प्रॉपर मिल नहीं रहा, एनएफएसए में प्रॉपर मिल नहीं रहा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अभी भी है, इनसिक्योरिटी है अभी भी, राइट टू वर्क मिल नहीं रहा मोस्टली लोगों को। तो ये है अभी सोशियो इकोनॉमिक गैप्स, समझ गए होंगे आप। छठा लिखिए आप कि पॉलिटिकल मोटिव्स भी रहते हैं कई बार, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉलिटिकल मोटिव्स मतलब जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसके तहत क्या करा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही थी कि वो मोस्टली जो पावर है अपने ऊपर कंसंट्रेट कर ले। अभी इवन रिसेंट में एक वाला जजमेंट भी तो आ रहा था जिसको पास कराने के लिए बोला जाता था, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था वो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या हो रहा था कि जितने भी सीएम्स वगैरह जेल में रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपनी सीट से सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। हियर आई डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। कोई डाउट हो तो आप बताना। आप पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए या बाजीराम की बुक पढ़ लीजिए या फॉर्मा IAS की बुक पढ़ लीजिए, बट आपको ऐसा डायरेक्ट कंटेंट कहीं से नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट कंटेंट बनता है आई रीड ऑल दीज बुक्स एंड तब जाके ये बना है कंटेंट, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इसी को कहते हैं कि हाउ यू लिंक ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है। आप टॉपिक्स को लिंक करना सीखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा हुआ यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं CONSTITUTIONALIS, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब साइड। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिक सा एक ये सीधे सीधे बात कर लो कि ये जहां भी दिखे लिमिटेड गवर्नमेंट पावर, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये आया गया है कि ये लिमिट कर सके गवर्नमेंट की पावर को, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है मेंस के लिए, आए क्वेश्चन बहुत बार आए। तो आप इसमें लिखेंगे कैसे, अगर इंट्रो वगैरह में आए तो इंट्रो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्वेश्चन की डिमांड को देख के होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसका मेन एम रहता है कि वो लिमिट कर सके गवर्नमेंट की पावर को, लिमिटिंग गवर्नमेंट पावर, ठीक है। अब लिमिट करेगा गवर्नमेंट की पावर को, कैसे करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इंश्योर करता है ओवरऑल कि जो गवर्नमेंट है वो ऑपरेट करे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ, और प्रोटेक्ट करे हमारी फंडामेंटल राइट्स को। एब्सोल्यूट पावर ना पाले गवर्नमेंट, इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। बाउंड करता है गवर्नमेंट को कि वो विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ एक्ट करे, फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करे, एब्सोल्यूटिज्म को अवॉइड करता है, ठीक है।
तो ये है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब इसके रिगार्डिंग दो केस हैं। सबसे पहला केस है IR कोहेलो का केस, COE, यही स्पेलिंग है शायद। इस केस में क्या था कि इस केस ने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि रिक्वायर है कि गवर्नमेंट अपनी पावर लिमिट में यूज करे। अगर वो लिमिट में यूज नहीं करेगी तो क्या होगा, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कोर वैल्यूज को हार्म पहुंचा जाएगा एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक लीगल प्रिंसिपल है मेरा, ठीक है, जो रिक्वायर करता है और गवर्नमेंट को पावर इंश्योर करता है, कंट्रोल करता है टू इंश्योर, या इंश्योर करने के लिए कि जो मेरा है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो मेरे डिस्ट्रॉय ना हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक है, तो आप इसमें कोट कर सकते हैं IR कोहेलो केस। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आए आप इंट्रो में भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, और एक केस और है, ये है रामेश्वर प्रसाद केस। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या किया था, इसमें बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये एब्सोल्यूटिज्म को अवॉइड करता है, एब्सोल्यूटिज्म को रोकता है। हाउ, कैसे ये रोकता है कि अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं इसके, जैसे ये प्रेमाइज करता है रूल ऑफ लॉ को, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो ये रहे दोनों के हिसाब के जो मैंने आपको बता दिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स तो मैंने ये लिख दिए, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। तो पहला एलिमेंट्स हो गया इसका, जैसे ये जो 9 एलिमेंट्स हैं भाई ये दिए थे मेरे हैकिंस ने। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, यही है कि कुछ और है, HENKINS थी या HEKNIN थी। ठीक है, तो पहला इसका एलिमेंट है मेरा इनके अकॉर्डिंग, कि जो गवर्नमेंट होगी मेरी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि जो कोडिफिकेशन होगा लॉज वगैरह का वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगा। तो बेसिक मतलब ये है। ठीक है, और क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है। ठीक है, जैसे इंपीचमेंट प्रोसेस किसी और के हाथ में है, चेक एंड बैलेंसेस आ गया इसके अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सेपरेशन ऑफ पावर में लिख सकते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये वो बच्चे देखें जो एक बार पॉलिटी का बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, उनके लिए है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, इसलिए कहा गया है। आप खुद भी दिमाग लगाइए ना, आप मेरे साथ साथ सोचते रहिए। और क्या बोला था इन्होंने, तीसरा प्रिंसिपल बोला था सोविजनिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, कि ये बिलीव करता है ये प्रिंसिपल को, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब पॉपुलर मैंडेट पे बिलीव करता है, ये लोगों की सोविजनिटी होनी चाहिए। ठीक है, और चौथा आ जाएगा मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू में दो केस हैं, अब मैं आपको बताऊंगा। IR कोहेलो केस, इसमें भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, IR कोहेलो केस, ठीक है, 2007 का था ना, भी लिखेंगे तब भी चलेगा। इसमें क्या बोला गया, जितने भी लॉज प्लेस्ड हैं 9th शेड्यूल में, ठीक है, 9th शेड्यूल में प्लेस्ड हैं आफ्टर 1973 के बाद, ठीक है, उन लॉ को भी हम रीइंफोर्स कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को बताता है। ठीक है, ये रहा इसमें पहला केस कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के रिगार्डिंग। मैंने आपको इसमें केस इसलिए दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर केस ना भी देता तो भी चलता क्योंकि आगे पढ़ना है हमने, बट मैंने सोचा यहीं खत्म कर देते हैं। एक केस और आ जाएगा, राजा रामपाल केस। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जो जुडिशियल रिव्यू है, इवन ये एक्सटेंड करता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में भी, अगर वो वायलेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अगर जुडिशियल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वायलेट करेंगी तो जुडिशियल रिव्यू वहां तक भी एक्सटेंड होता है मेरा। ठीक है, अब पांचवा बात करते हैं। पांचवा मेरा आ जाएगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों है, क्योंकि स्पेसिफाई करेगी, यही तो जुडिशरी तो वही ऑर्गन है जो वेरीफाई करता है कि जो लॉज हैं वो फेयरली अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल की वैल्यूज को प्रोटेक्ट करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब में ही आ जाएगा। छठा मेरा आ जाएगा, इनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, पेंकिंस के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट भी इंपॉर्टेंट है, ये लिमिटेड कर देता है कि गवर्नमेंट की पावर, गवर्नमेंट आर्बिट्ररी पावर नहीं चलाएगी। ठीक है, इसमें आप फेमस है एक श्रेया सिंगल केस जो कि है 2015 का। इसने क्या करा था, जो सेक्शन 66A था, ठीक है, IT एक्ट का, उसको वायलेट कर दिया गया था। ठीक है, स्ट्रक डाउन कर दिया था। क्यों करा था, क्योंकि ये सेक्शन 66 जो था ये वायलेट करता था फ्रीडम ऑफ स्पीच को। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसमें है, आर्टिकल 19 में, और स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो आर्टिकल 19(1)A में है। ठीक है, तो ये भी कर लेना। ठीक है, सातवां आ जाएगा मेरा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में आप एक बड़ा फेमस केस है राजनारायण केस, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस।
राजनारायण का केस है 1975 का। इसने बोला गया था कि जो इवन जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हुए थे उस टाइम बोला गया था कि ये फ्रॉड वगैरह से हुए हैं, तो उस टाइम बोला गया था कि जो पीएम के इलेक्शन है वो भी जुडिशियल रिव्यू में आएंगे। ओवरऑल ये बोला गया था कि नो वन इज अबाउट द लॉ, ठीक है। तो वहां पे प्रिंसिपल आता है, ठीक है। 7 हो गए पॉइंट, 2 और पॉइंट आएंगे 8 और 9, ठीक है। 8 पॉइंट क्या आ जाएगा कि सिविलियन का कंट्रोल होगा, ठीक है, ठीक है ना। और एक बोला गया था कि नो स्टेट पावर, ठीक है, कोई भी स्टेट की पावर सस्पेंड नहीं कर सकती कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के, कोई भी पार्ट को, ठीक है, ठीक है। तो ये बोला गया था, ठीक है। तो ये आपको मैंने 9 प्रिंसिपल बता दिए, आपको पूरा बता दिया मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या ओवरऑल, ठीक है, 9 एलिमेंट्स थे। तो बेसिकली आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो केस लॉज में दे रहा हूं इनके आप अलग से नोट बना लेना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बेसिकली होती क्या है, अब आप इसे देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो मेरी है वो, इसमें बी आर अम्बेडकर जी का एक कोट है, ये तो कोट कर ही देना भाई, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है और पक्का आता है, हर एक साल छोड़ के आ रहा है, रिपीट हो रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है मेरी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट, इज नॉट अ नेचुरल सेंटीमेंट, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है मेरा वो नेचुरल सेंटीमेंट नहीं है, उसको कल्टिवेट होना पड़ेगा, ठीक है। आपको जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूरी पढ़ा दूंगा तो आप इस लाइन का बेसिक मतलब पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब बेसिकली आइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है जो गाइड करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट गाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डेराइव्ड फ्रॉम द स्पिरिट एंड फंडामेंटल वैल्यूज इंश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डेफिनेशन दे रहा हूं मैं आपको, ये लिख सकते हैं, डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल वैल्यूज एंड स्पिरिट ऑफ द वैल्यूज वैल्यूज एंड, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया, फंडामेंटल वैल्यूज एंड स्पिरिट enshrined in the constitution, enshrined in the constitution, जैसे कि आप मेंशन कर लेना जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। और जो इसका स्कोप है ये एक्सप्लिसिटली स्टेटेड वैल्यूज है, ठीक है। आप सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में ये लिख देना, ठीक है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मोरालिटी है ये भी लिख सकते हैं आप, ये प्रमोट करता है किसको, प्लूरलिस्टिक एंड इंक्लूसिव सोसाइटी को, ठीक है ना, ठीक है ना, हो गया ना। अब देखिए आपकी पिलर्स कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, केस लॉज नीचे दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। आप इसमें पिलर्स कौन कौन से हैं ये देखिए कि पहला पिलर आ जाएगा इसमें भी रूल ऑफ लॉ, ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो कोई जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। ऊपर मैंने आपको केस लॉ भी दे दिया था इसमें इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। आप इसमें लिख सकते हैं कि जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, जो मैंने डेफिनेशन में बताया आपको। प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन मतलब कि रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग नेचर को, जैसे प्राइवेसी को जोड़ दिया ना तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें लिख दीजिए तीसरा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में क्या लिख सकते हैं आप, पार्टिसिपेशन लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में डाल दीजिए कि सोशल ऑडिट्स, ठीक है। चौथा आप लिख सकते हैं कि, चौथे में क्या लिख सकते हैं आप, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। आप इसमें लिख सकते हैं कि इक्वालिटी एंड डिग्निटी सबरीमाला केस, ठीक है, ठीक है ना, हाँ। और आप लिख सकते हैं इसमें कि, और क्या लिख सकते हैं इसमें, आप इसमें लिख सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस। आप इसमें लिख सकते हैं एनजेएसी के वर्डिक्ट को। और आप क्या लिख सकते हैं, ये मेंटेन करता है मेरा डेमोक्रेटिक स्पिरिट को भी। इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, इसमें आप कि ये लिख दीजिए कि जो डिप्टी स्पीकर होता है वो अपोजिशन पार्टी का होता है। और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, और लिख सकते हैं आप इसमें, बहुत है वैसे, फंडामेंटल राइट्स डाल दो। फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं फ्रीडम को और पर्सनल लिबर्टी को फ्रॉम द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये कोट कर दो। तो पढ़ लिया आपने पिलर सारे इसके, तो ये पिलर्स हैं। आप कुछ केस लॉस बोलता हूँ इसके रिगार्डिंग सुन लो, ठीक है। पहला केस लॉ आ जाएगा इसमें केशवानंद भारती केस 1973 का,
तो इस केस में क्या बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक तरीके का रिफ्लेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रिफ्लेक्ट करेगी मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर पॉलिटिकल मेजोरिटी, ठीक है। दूसरा केस आ जाएगा मेरा नास फाउंडेशन केस। नास फाउंडेशन केस ये था 2009 का था शायद, हाँ। इसने असर्ट करा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऊपर रहेगी पब्लिक मोरालिटी से, ठीक है, ठीक है, ये बोला। फिर आया मेरा नवतेज सिंह जौहर केस, ये था 2018 का। इसने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रहेगी वो मेरी ऊपर रहेगी मेजोरिटी ओपिनियन से, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट केस। अब इसका मतलब क्या है कि एक साइड पे हम बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो पीपल के लिए है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो लोगों द्वारा करी गई है। और एक साइड हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिवेल करेगी मेजोरिटी ओपिनियन से। इसमें क्या है कि भाई भले ही एक पर्सन का क्राइम हुआ है तो वो भी तो एक क्राइम ही है, भले ही 10 जनों का क्राइम हुआ हो वो भी एक क्राइम ही है, ठीक है। और एना से मिला भी अगर एक का राइट वायलेट हो रहा है तो वो भी तो वायलेट ही हो रहा है उसके लिए, सारों का राइट वायलेट हो रहा है तब भी वायलेट ही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सिंगल पर्सन में डील करती है। मान लो नवतेज सिंह जौहर का केस किस लिए था, ये था मेरा होमोसेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग, सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया गया था, ठीक है। बट हमारी सोसाइटी क्या करती थी कि सोसाइटी में अलाउ नहीं है सेम सेक्स मैरिज, गलत नजर से देखते थे उन्हें। तो बेसिकली नवतेज सिंह जौहर केस में एक के डिसीजन को देखा गया मेजोरिटी ओपिनियन के द्वारा, ठीक है, समझ गए ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का बेसिक मतलब यही होता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को देखना है, स्पिरिट को देखना है, जो होल्ड कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, जो कि इंशाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको देखना है, ना कि मेजोरिटी ओपिनियन को देखना है, ठीक है। आप इसमें आप देख सकते हैं सबरीमाला केस भी डाल दीजिए, ट्रिपल तलाक केस भी डाल दीजिए, तो बहुत सारे केस डाल सकते हैं। सबरीमाला केस में वुमेन्स को एंट्री नहीं थी टेंपल में, बट यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का यूज करा गया और जेंडर इक्वलिटी का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड जेंडर इक्वलिटी, एंड इनको एंट्री दे दी गई पीरियड्स के टाइम पे ना। अब एक है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, ये इंपॉर्टेंट केस है, आप इंटर में लिख सकते हैं इसमें, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये 2018 का। इसमें क्या हुआ, इसमें बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो इंश्योर करती है मेरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और प्रिवेंट करती है पावर का कंसंट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ वन अथॉरिटी, ठीक है, मतलब कई अथॉरिटीज में बांट देती है। तो ये बोला गया और इसमें प्रेस भी करा गया गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी और दिल्ली केस में प्रेस करा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है मेरी वो सही है आज के हिसाब से, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इसमें वो अच्छे हैं, तो इस हिसाब से इसको वो करा गया, क्या कहते हैं उसे, तारीफ करी गई। तो केस लॉस आपको मैंने बता दिया 5 से 6। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लीजिए। सबसे पहले तो आप सीधा सीधा क्रिटिसिज्म वही डाल देंगे कि सोसाइटी कन्फ्लिक्ट विद सोशल मोरालिटी, इसमें आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। अगर हम ज़्यादा एक्सेसिव रिलायंस रखें इसके ऊपर तो ये एलिनेट कर सकता है, एलिनेट कर सकता है हमारे ट्रेडिशन को, रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली इससे फ्रिक्शन क्रिएट होगा। आप इसमें कोट कर सकते हैं नवतेज सिंह जौहर का केस या शबरीमाला का केस, ठीक है। और आप लिख सकते हैं इसमें कि जुडिशियल ओवर रीच हो जाएगी, ठीक है, मतलब जुडिशरी एक्सपेंड करती रहती है इसे, ठीक है, अपनी पावर से द्वारा दूसरों के में घुस जाती है, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा कि ये एक वेग है एंड सब्जेक्टिव है, मतलब इसकी कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं है, फिक्स डेफिनेशन नहीं है, तो इसका इंटरप्रिटेशन जो होता है वो डिपेंड करता है जुडिशियल फिलोसफी पे, और उससे क्या होती है इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। चौथा आप लिख लीजिए कि अंडरमाइंस पॉपुलर विल, मतलब अंडरमाइंस पॉपुलर विल, ठीक है, मतलब कि जैसे लोगों ने कहा कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं बट नहीं, ये अंडरमाइन कर देता है उनकी वैल्यूज को, मतलब कि मेजोरिटेरिज्म को इग्नोर टाइप का करता है एक हिसाब से, तो इसी के रिगार्डिंग डिबेट भी होती रहती है। और आ जाएगा मेरा, और क्या लिख सकते हैं इसमें कि डिपेंडेंसी ऑन जुडिशरी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से जुडिशरी पे डिपेंड है, ठीक है। और क्या आ जाएगा, जैसे भले ही ये सब हो रहा है बट इम्प्लीमेंटेशन गैप्स तो आज भी हैं, डिस्क्रिमिनेशन तो आज भी हो रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, जेंडर बेसिस, करप्शन हो रहा है, सोसाइटल प्रैक्टिसेस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसकी वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखेंगे, तो वे फॉरवर्ड में आप सबसे पहले लिखिए कि सिविक एजुकेशन बढ़ाओ लोगों में, ठीक है। सिविक एजुकेशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को पढ़ाया जाए, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, पैटर्निटी, सेकुलरिज्म और भी सारी स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए, इनके ऊपर डिबेट हुई जाए, कॉम्पिटिशन्स करवाए जाएँ, और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, मतलब स्ट्रेंथन करो ईसीआई को, कैग को, लोकपाल को, कि वो फंक्शन करें इम्पार्शली, मतलब पार्शियल फंक्शन ना करें, इम्पार्शली फंक्शन करें, कि सेफगार्ड कर सकें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को। और कल्चरल इंटीग्रेशन भी करो इसमें, कल्चरल इंटीग्रेशन मतलब कि सोशल मोरालिटी को अलाइन कर दो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ साथ, ठीक है। और क्या करो, और करो इसमें
मतलब ठीक है, और क्या करोगे यार, और क्या हो जाएगा। और आप कर सकते हो इसमें पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। तो इंश्योर करो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स को भी आप होल्ड कर सको, आप होल्ड करो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, एथिक्स को आप होल्ड करो। और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, और लिख सकते हैं आप कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बढ़ानी है भाई, वहाँ लोग वगैरह नहीं डालने, इसका मतलब है कि ट्रेन करो सिविल सर्वेंट्स को, पुलिस को, जुडिशरी को, कि वो अपनाए कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स। इससे क्या होगा, प्रिवेंट होगा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सब था किसके रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के रिगार्डिंग, ठीक है ना, ठीक है ना, हो गया ना। वीडियो 52 मिनट्स का बन चुका है, इसकी मैं स्पीड थोड़ी बढ़ाऊंगा, 1.2 में आई विल मेक इट। एंड तो इतना हमने डिस्कस करा, थोड़ा सा लास्ट में है केस लॉज रह गए हैं कुछ, तो उन्हें भी डिस्कस ही कर लेते हैं, खाली तो बैठे हुए हैं, मेरा रिवीजन और अच्छा हो जाता है इससे। अब मैं केस लॉस कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे पहला मैं उठाऊंगा इन्वायरमेंट का टॉपिक। तो इन्वायरमेंट के टॉपिक में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं वो लिखते चलिएगा। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए MK रंजीत सिंह का केस है, MK रंजीत सिन्हा, ये 2024 का ही केस है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि जो एक नए फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज करा था जिसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये भी फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करा गया है, ठीक है। और देखो और कौन कौन सा केस आ जाएगा, एक है री, ये प्रेसिडेंट रेफरेंशियल वाले होते हैं सब, जिनके आगे री लिखा रहता है, TN गोवर्धन केस, नहीं गोवर्धन नहीं था, गोडा वर्मन केस, गोडा वर्मन केस, यही है मेरे ख्याल से, एक बार देख लेना, 2030 का था ये। इसमें क्या बोला गया था कि जो माइनिंग है, माइनिंग जो है वो प्रोहिबिट करी जाएगी इको सेंसिटिव जोन्स में, ठीक है, और नेशनल पार्क्स में, नेशनल पार्क्स के 1 किलोमीटर राउंड के एरिया में, ठीक है। तीसरा आप लिख लीजिए इसमें MC मेहता केस था, MC मेहता का केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का। इसने क्या करा कि जो भी लोग वगैरह हैं जो कि इंगेज हैं हजार्डस एक्टिविटीज़ में, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग था ये, हजार्डस एक्टिविटीज़ में जो भी वर्क फोर्स में इंगेज वगैरह हैं लोग, उनके रिगार्डिंग था ये। चौथा आप लिखिए इसमें कि था वेलो सिटीजन का केस, वेलो सिटीजन, ये था 1996 का, ठीक है। इसमें बोला गया था कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल था, मतलब ओवरऑल ये था कि पॉल्यूटर जो है, जिसने पॉल्यूट करा होगा वो पे करेगा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को, ठीक है, ठीक है, मतलब जिसने पॉल्यूट करा वो पे करेगा उसके रिगार्डिंग। फिर था एक था MC मेहता केस, वो ये था यूनियन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, ये भी MC मेहता केस था, ये दिल्ली फायर क्रैकर्स के रिगार्डिंग था 2024 का, जो कि बैन करा था फायर क्रैकर्स को, इसी के रिगार्डिंग करा गया था। फिर वो आ गया था कि ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ करे, तो वो इसी के रिगार्डिंग था, यही केस था वो। और आप लिख सकते हैं एक और केस बता देता हूँ फिर हो गया, ठीक है। एक एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग था, वो केस का नाम था सुभाष कुमार का, सुभाष कुमार, 1991 का केस था, ठीक है। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन दोनों ही आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग केस डिस्कस कर लिए, आप जेंडर जस्टिस के रिगार्डिंग कर लेना। जेंडर जस्टिस के रिगार्डिंग आपका पहला केस तो यही आ गया, सीधा सीधा आ गया, विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा गाइडलाइंस 1997 का था। विशाखा गाइडलाइंस रख दी थी कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिगार्डिंग था, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है। दूसरा आ जाएगा इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन का केस था, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन का केस था, इन्होंने वही मतलब सबरीमाला केस के रिगार्डिंग था कि रिलीजियस फ्रीडम और जेंडर इक्वालिटी के रिगार्डिंग आ गया। इसी को जो ये यंग इंडियन लॉयर है इसी को कहते हैं सबरीमाला का केस, ठीक है। और तीसरा आ गया कि शायरा बानो केस, शायरा बानो जो कि फेमसली कहा जाता है ट्रिपल तलाक केस, ये तो सबको पता ही होगा, ये क्या एक्सप्लेन करूँगा मैं ये सोचता हूँ, मैं आपको एक जगह चार्ट दे रहा हूँ बस, ठीक है। एक था विनीता शर्मा जी का केस, जो इन्होंने बोला गया था कि जो मतलब पापा फादर किसी के डेड हो जाते हैं तो जो डॉटर्स को भी इनहेरिटेंस राइट है, तो इसमें था, ठीक है, डॉटर्स का इनहेरिटेंस राइट। ये केस कब का था, 2020 का। अब एक रिसेंट का केस आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग, वो भी लिख लो, डॉक्टर जया ठाकुर, 2026 का है। ये किसके रिगार्डिंग था कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करा गया है आर्टिकल 21 में, ठीक है। एक केस और लिख लो, एक केस आ जाएगा कि और क्या लिख सकते हो आप, हाँ हाँ हाँ, एक आर्मी के रिगार्डिंग भी था, वो किसका नाम भूल रहा हूँ मैं, बबीता पुनियाल था शायद, बबीता पुनियाल, 2020 का, ठीक है। इसने क्या करा था, इसको ग्रांट करा गया था परमानेंट कमीशन, परमानेंट कमीशन ऑफिसर का दर्जा इसे अलाइन करा गया था आर्मी में, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। इसमें बोला गया था कि हम इंश्योर करेंगे किसको किसको इंश्योर करेंगे, हम इंश्योर करेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। और फिर एक केस और लिखें क्या, हो गया वैसे बहुत है, ठीक है।
ये 6 केसेस में आ गए ना, जेंडर जस्टिस में बहुत है भाई। और आप लिख लो चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग केस लॉस कुछ। तो इसमें पहला केस आ जाएगा सबसे पहले बंधुआ मुक्ति वाला केस आ गया, इसमें 1984 का है। इसने क्या करा गया था कि जो बॉन्डेड लेबर वाली प्रैक्टिस चल रही थी, चाइल्ड लेबर को, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और एक्सपेंड कर दिया आर्टिकल 24 एंड 21 को, ठीक है। और मेरा आ जाएगा इसमें दूसरा केस MC मेहता, बस MC मेहता वही था 1996 का, ठीक है, ठीक है। और जो ऊपर डिस्कस करा था वो कौन सा MC मेहता का था, याद है तो मैं इन्वायरमेंट में जो डिस्कस करा था वो 1987 वाला था, ठीक है, ठीक है। ये याद रखना, कहीं कंफ्यूज मत होना, ये 1996 वाला है। तो इसने क्या करा था, किया था कि जो चाइल्ड लेबर हजार्डस फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या बोला गया था कि उनके लिए रिहेबिलिटेशन और एजुकेशन की प्रैक्टिस करी जाए और उसको बैन करा जाए, जो फायर क्रैकर्स वगैरह की इंडस्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं। एक था उनी कृष्णा केस, ये कब का था, 1993 का। तो इसमें क्या बोला गया था कि राइट टू एजुकेशन को रिकॉग्नाइज करा था आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। और मेरा चौथा कौन सा है, चौथा आ जाएगा कि क्या था और क्या केस है यार, हाँ एक था कि वो जो वाइफ होती है 18 ईयर से बिलो, एक था इंडिपेंडेंट थॉट का केस, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस था। इसमें बोला गया था कि जो सेक्स करा जाएगा वाइफ के साथ, अगर उसकी एज बिलो 18 है तो उसको रेप कंसीडर करा जाएगा, ठीक है, ठीक है। और 4 केस की एक और लिख लेते हैं, चलो एक लिख लेते हैं कि और क्या लिखें यार, और क्या लिखें, एक रिजर्वेशन के रिगार्डिंग था, ठीक है। ये था सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल, ये कब का केस है, ये है 2012 का केस। इसमें अपहेल्ड करा था कि जो 25% रिजर्वेशन है डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को मिला जाएगा प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में, ठीक है, ठीक है। अब कुछ केसेस हैं ट्राइबल्स के रिगार्डिंग, वो भी देख लो। पहला केस आ जाएगा ट्राइबल के रिगार्डिंग, वो कैलाश का केस है, एक कैलाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011 का था शायद। इसमें बोला गया था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं इंडिया के, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा इसमें, वो था नियामगिरी केस 2013 का। इसने ग्राम सभा को अथॉरिटी दे दी थी कि वो प्रोटेक्ट करेंगे ट्राइबल का रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स को। अंडर आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में जल्दी बताओ, 25, ठीक है। ग्राम सभा को पावर दे दी गई थी। और कौन सा केस है, और आ जाएगा मेरा, एक था कि हाँ जो मतलब वो समंथा का केस, समथा 1997 का। इसमें क्या बोला गया था कि जो ट्राइबल लैंड होगा उसका ट्रांसफर नहीं होगा इनको, नॉन ट्राइबल्स को या प्राइवेटिंग कंपनीज को, ठीक है। और इसको अफर्म करा गया, इसका प्रोटेक्शन होगा 5th शेड्यूल में, ठीक है। तो वो समंथा केस में करा था 1997 के, ठीक है। और क्या बोला गया कि जो जैसे ये तो बहुत न्यूज़ में रहता है बनवासी सेवाश्रम का, इसमें क्या था, ये 1986 का था, यूपी का था ये मतलब जैसे जैसे जो ट्राइबल्स वगैरह होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर कहीं पे चल रहा है उनको रिहेबिलिटेट करना है तो वो इस प्रोजेक्ट के अंदर में होगा, ठीक है। इसको बोल गया था राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। थोड़े बहुत केसेस हैं माइनॉरिटीज़ के, ये भी आप पढ़ लीजिए। माइनॉरिटीज़ का, ट्राइबल्स का बता दिया था ना मैंने। अब बताओ वो कौन सा केस था पहला जिसमें ट्राइबल को ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स डिक्लेयर करा गया था, वो था कैलाश केस, ठीक है। समथा केस में क्या था कि जो भी माइनिंग कंपनीज वगैरह हैं जो ट्राइबल लैंड है वो ट्रांसफर नहीं होगा। नियामगिरी का केस में क्या था, ग्राम सभा को पावर दे दी गई थी। बनवासी केस में क्या था कि अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो इनका जो वो होगा ट्रांसफर वगैरह वो इसमें देखा जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला केस देखो माइनॉरिटीज़ में कि माइनॉरिटी को स्टेटस किसने दिया है, ठीक है। ये था TMA पाई फाउंडेशन केस था, ये था 2002 का। इसने बोला कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो डिटरमाइन करा जाएगा, जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो डिटरमाइन करा जाएगा स्टेट द्वारा, ना कि नेशनल द्वारा, ठीक है। नेशनली नहीं होगा, स्टेट द्वारा डिटरमाइन करा जाएगा। एक था फिर सेंट स्टेफन का कॉलेज का केस 1992 का। इसमें बोला कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होंगे मेरे वो रिजर्व कर सकते हैं सीट 50% अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, फिर था 2 केस याद है ना, फिर 2 ही याद आ रहे हैं और याद भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में। अब आपको ये देखना है ना कि आपको मैंने ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। कहाँ पे वो क्वेश्चन आइए वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, आई डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, फलक्रम मतलब कि एक बैलेंस बनाना है दो, जैसे सीसॉ का झूला ले लिया, इस साइड ज़्यादा होगा तो इस साइड झुक जाएगा, इस साइड ज़्यादा होगा तो इस साइड झुक जाएगा। तो एक फलक्रम है जो एक्ट करता है, चेक करता है हाई फंक्शनरीज बॉडीज पे और सिटीजन्स पे। इस व्यू में आपने ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट की एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो कि आप इजीली कर सकते हैं, और इंश्योर करना है कि बैलेंस कैसे रहेगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे मेरे ख्याल से इजीली।
तो फिर आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉ। आई ऑलरेडी मेंशन, ठीक है, डायरेक्ट लिखे हुआ मैंने। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के रिगार्डिंग भी आपको केस लॉ सीधे सीधे बताएंगे मैंने विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस लॉ। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के भी दोबारा रिपीट हुआ है। इज एनेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैक्ट। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द रेलिवेंट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। सारे जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, आई डिस्कस ईच एंड एवरी पीवाईक्यूज। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर इसमें व्यूज या लाइक्स वगैरह अच्छे आए तो आई विल अपडेट फर्दर मोर लेक्चर्स ऑन दिस, वरना डेली आंसर राइटिंग चैलेंज तो चल ही रहा है। अगर आते हैं तो मैं अपलोड करूंगा, वरना आई डोंट हैव एनफ टाइम टू डू इट, ठीक है। अगर आए तो अगला चैप्टर मैं उठाऊंगा सेलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वी विल डिस्कस प्रीएम्बल। सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे जितने भी आए होंगे प्रीएम्बल से। फिर वी विल गो विद द प्रीएम्बल में जितने वर्ड्स हैं, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सब जितने भी केस लॉज हैं वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रीएम्बल खत्म होने के बाद फिर वी विल गो विद, ठीक है, प्रीएम्बल के बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल ये मोस्टली क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जब प्रीएम्बल होगा मेरा खत्म, फिर उसके बाद वी विल गो विद सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर उठाएंगे, पूरा पढ़ेंगे कि लेजिस्लेचर में क्या इंपैक्ट पड़ता है, एग्जीक्यूटिव आर्टिकल्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। 2 चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम उठाएंगे सिटीजनशिप, अगर आपने सपोर्ट करा तो, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।